निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान मित्रों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम कृषि बागवानी के विभिन्न विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कृषि की क्या दशा है और कैसे हम अपने कृषि कार्य को सुधार सकते हैं, इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही अनिवार्य है हमारे किसान एवं बागवानों के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव। आप जानते हैं जलवायु का हमारी कृषि बागवानी के ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। यदि हमको उत्पादन अच्छा चाहिए तो हमें जलवायु परिवर्तन को समझना होगा और उसके अनुरूप ही अपना फसल उत्पादन करना होगा। आखिर ये जलवायु परिवर्तन है क्या, ये कैसे हमारी फसलों को प्रभावित करता है, इसके दुष्प्रभावों से हमको बचना कैसे है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे बीच आज मौजूद है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला से पधारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। हमारे बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या और किस तरह से ये हमारे बागवान किसानों की फसलों को प्रभावित करता है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे अपने बातें साझा करने का। जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य मुख्य रूप से लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि, इसमें हम सदी या दशकों में जो जलवायु में चेंजेस हो रहे हैं या परिवर्तन हो रहे हैं उनसे तात्पर्य है। ख़ासतौर पे इसमें जो तापमान और जो कार्बन डाइऑक्साइड या उसके अलावा जो और प्रदूषण करने वाले जो गैसें हैं उनके जो उत्सर्जन से जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके कारण हमारे जो भौगोलिक या हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस चेंज को जो हो रहा है इसी को हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का नाम देते हैं। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा जो तापमान और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य गैस है जो प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार है, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जो हमारे ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो विशेष शोध कर रही है हमारी एक संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका नाम है इंटरनेशनल IPCC करके बोलते हैं इसको। तो इसका जो केंद्र है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये हमेशा इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमें लगातार हर साल इसकी जो डेटा है या जो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है या कितना ऑक्सीजन या कितना CO2 लेवल हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसको हमें लगातार उससे अवगत कराते रहते हैं। तो उनकी एक रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अभी जो तापमान हमारा है, जो CO2 का उनके अनुसार जो CO2 का लेवल है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है जलवायु परिवर्तन के लिए। और इसी कारण जो तापमान जो बढ़ रहा है वो इसी कारण से बढ़ रहा है। तो जो इनके अनुसार जो CO2 का जो लेवल था 1900 में, वो उसके हिसाब से आज की डेट में जो इसका लेवल बन गया है वो 50% एक्स्ट्रा हो गया है। इसी तरह से जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और इसका जो पर डिकेड या पर 10 साल के हिसाब से जो बढ़ रहा है तापमान, वो 0.2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है। और अगर बात करें 1881 से आज तक जो बदलाव हुआ है टेम्परेचर में, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस लगभग चेंज हो चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बदलाव हो चुका है और ये इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम होते हैं। टेम्परेचर सिर्फ कहने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो हमारी फसलों पे है या जो हमारे रहन सहन पे है, जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत दूरगामी है और बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा जो बढ़ते तापमान के जो इसके अलावा जो कारण मुख्य इसमें जो गिनाए जाते हैं उनमें है आपके
जो इफेक्ट इसका जो हो रहा है वो है बेमौसमी, जैसे बरसात देख रहे हो आप लोग, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, या बड़ी मात्रा में जो है चक्रवात आ रहे हैं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं। हम अक्सर सुनने में आ रहा है कि लाहौल स्पीति में इतने ग्लेशियर निकल गए, या उत्तराखंड के पहाड़ों में इतने ग्लेशियर निकल गए, या आपके जम्मू कश्मीर में इतने ग्लेशियर पिघल रहे हैं या गिर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि लगातार पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और इस कारण जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे समुद्र जो स्तर है वो उसका भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक अनुमान के हिसाब से लगभग 3 मिलीमीटर हर साल ये स्तर बढ़ते जा रहा है। इस कारण जो है हमारा जो जल स्तर है इसका समुद्रों का वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो हमारा जो पीने योग्य पानी है, जो जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, वो उसका स्तर लगातार कम होते जा रहा है। और कई देशों में तो इसको, या हम कहें कि कई शहरों में, हमारा शिमला ही ले लीजिए आप, काफ़ी बुरा हाल है, और मतलब आने वाले वर्षों में बहुत ही परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पीने योग्य पानी है उसका स्तर लगातार कम होते जा रहा है, क्योंकि बरसात और जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो गया है। इस साल तो आपने देखा होगा कि एक भी बार, जबकि यहाँ पे लगभग 3-4 बार बर्फबारी होती है, लेकिन एक भी बार इस बार बर्फ नहीं गिरी है। तो इसका सीधा जो संबंध हम लोग मानते हैं, वैज्ञानिक जो मानते हैं, वो क्लाइमेट चेंज को इसका जिम्मेदार माना जाता है। आजकल के दिनों में फरवरी मास में हमारे बागवान, हमारे किसान बहुत चिंतित है। आजकल के दिनों में यहाँ पर बारिश रहती थी, बहुत ठंड होती थी, और शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है, हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र बर्फ से ढके रहते थे, लेकिन इस बार फरवरी माह में बहुत गर्मी देखने को मिल रही है। क्या ये भी जलवायु परिवर्तन के ही घटक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर आप देख रहे होंगे जो 10 साल पहले जो यहाँ पे जो स्नोफॉल होता था, जो बर्फबारी होती थी, उसके और आज के स्तर में कितना अंतर आ गया है। जो पुराने लोगों से मिलता हूं तो वो बोलते हैं कि कम से कम यहाँ पे 2 फीट के आसपास बर्फ गिरती थी, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि एक फीट भी मुश्किल से गिरी थी, और इस बार तो एक बार भी बर्फ नहीं गिरी है। सिर्फ शिमला में ही नहीं, यहाँ के जो आसपास के ऊंचे इलाके हैं वहाँ भी मैंने इस बार बर्फ नहीं देखी है। तो इसका सीधा संबंध जो है क्लाइमेट चेंज से और जलवायु परिवर्तन से है। प्रमोद, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, हमारे बागवान जानना चाहते हैं कि ग्रीन हाउसेज गैसें भी जलवायु परिवर्तन का एक घटक बन जाती है। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या होती है और ये किस तरह से कृषि को प्रभावित करती है? देखिए, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है या गैसेस है, इसको हम जो ग्रीन हाउस हमारे यहाँ किसान भाई लोग यूज़ करते हैं ग्रीन हाउसेस का, उससे ये कॉन्सेप्ट आया है। ग्रीन हाउस का मतलब है कि आपको जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आप लोग करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, जो पौधे उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, उससे लेके ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है कि आपका जो तापमान रहता है वो थोड़ा सा बढ़ के रहता है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा सा तापमान बढ़ के रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया वहीं से आया है। तो हमारे जो वातावरण में है कुछ इस तरह की गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। ये क्या करती हैं कि जब ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं तो ये एक लेयर जैसी बना देती हैं उसके ऊपर। तो वो क्या, उस लेयर बनने से क्या होता है कि जो सूरज से जो गर्मी आती है वो हमारे पृथ्वी पर तो पहुंच जाती है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती है तो ये लेयर उसको रोक देती हैं। तो जो तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होकर जिस एनर्जी को वापस जाना था एटमॉस्फेयर में वो नहीं जा पा रही है। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है उन्होंने एक लेयर बना रखी है, जो गर्मी है वो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और नीचे जो हमारा ज़मीन पे है वो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तो यही गैसें हैं। इनमें जो मुख्य रूप से जो गैसें होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है और नाइट्रस ऑक्साइड है, जो मुख्य गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपने बताया कि सूर्य की ऊष्मा धरती पर आ तो जाती है लेकिन वो वापस नहीं जा पाती। क्या इससे ओजोन परत को बिगड़ने का भी अंदेशा बना रहता है, और क्या इसका प्रभाव ओजोन परत के ऊपर भी पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओजोन परत, जैसे कि आपने बिल्कुल सही आप यहाँ पे फरमाया कि जो ओजोन परत है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग 5 लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फीयर, जिसमें हमारे जो महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हमारे एटमॉस्फेयर की होती हैं, वो क्लाइमेट की होती हैं, वो होती हैं। उसके बाद जो आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन की लेयर होती है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे लाइफ के लिए, पौधों के लिए। ये क्या करती है कि जो सूरज से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, तो ओजोन जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो उस परावैंगनिक किरणों को रोकती हैं। लेकिन जो ये गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें सबसे जो ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं हम जिसको, जो गैसेस हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये मुख्य रूप से आपके रेफ्रिजरेटर्स या जो केमिकल बनाने वाली कंपनीज हैं वहाँ से रिलीज होती है गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये आपकी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रही है। तो इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा, वो जो परावैंगनिक किरणें जो रोक रही थी ओजोन लेयर,
वो हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जो रोक रही थी ओजोन लेयर वो नहीं रोक पाएगी उसको और डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी, और इसके जो परिणाम होंगे वो हमारे काफ़ी गहरे परिणाम होंगे। काफ़ी सारी बीमारियां इससे पैदा होंगी, जिससे मुख्य रूप से कैंसर बहुत इम्पॉर्टेंट जो बीमारी है वो उसके होने के चांस हैं। इसलिए हम लोग ये मतलब फोकस करते हैं कि कम से कम जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो गैसेज है इनका कम से कम रिसाव हो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने के ऊपर ही आप जो है रेफ्रिजरेटर्स या इनका इस्तेमाल करें। डॉक्टर प्रमोद, आज हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा की। भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है। क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी पड़ रहा है, या ये जो जलवायु परिवर्तन है इसने कौन कौन सी चुनौतियां खाद्य सुरक्षा के सामने लाकर खड़ी कर दी? देखो, खाद्य सुरक्षा का जहाँ तक संबंध है तो आप सभी को पता है कि हमारी जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस आज की डेट में जो इंडिया की जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है, और मुझे लगता है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे है, चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप ट्रेंड देखें तो हमारा और चाइना का जो जनसंख्या बढ़ने का जो ट्रेंड है वो हमारा उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अगले 10 सालों में हम चाइना से आगे निकल जाएं। तो इतनी जनसंख्या को आपको एक तो खाना खिलाना है और ऊपर से उनको अच्छा खाना खिलाना है, मतलब न्यूट्रिशियस जो खाना है वो खिलाना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी जो कृषि योग्य ज़मीन है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। जनसंख्या बढ़ने के लिए के हिसाब से उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और रहने के लिए जो घर के निर्माण हो रहे हैं उसके कारण जो है जो कृषि योग्य भूमि है उसमें लगातार कमी आ रही है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हुई कि कम कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, उनकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो कम होती जा रही है। आपके पास सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो भारत की कृषि है वो मुख्य रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जिस तरह से ये अनियमित बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में कृषि के लिए ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, और मतलब इतने लोगों को खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सभी के लिए। सब लोगों के लिए अच्छा गुणवत्ता युक्त भोजन प्रदान करना खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा रहता है, लेकिन यदि जलवायु परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं हमें खाने के लिए भी अनाज का होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, और इस सारी चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला से डॉक्टर प्रमोद प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक है। डॉक्टर प्रमोद, आप बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन का। सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में यदि बागवान किसान समझना चाहे तो जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव कृषि के ऊपर क्या पड़ रहा है, और क्या भविष्य में और भी प्रभाव पड़ने की आशंका बनी है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो कृषि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका सबसे जो बड़ा इफेक्ट पड़ा है वो कृषि के ऊपर ही पड़ा हुआ है। क्योंकि आपको तापमान लगातार बढ़ रहा है, आपके पास ऐसी वैरायटीज़ होनी चाहिए कि उस तापमान को सहन कर पाए। अभी जैसे गेहूं की बात करें, अभी इस समय जो गेहूं की हमारी फसल है उसमें मतलब 16 या 17 डिग्री 16-17 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था, लेकिन हम खेतों में क्या देख रहे हैं कि वो लगभग 25 के आसपास पहुंच गया, 25 से ऊपर जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो गेहूँ की बालियाँ बन रही हैं उनके ऊपर दाना नहीं बन पाएगा, स्टेरिलिटी हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इतना जो बालियों के बनने के लिए टेम्परेचर होता है वो है नहीं उनके पास, अभी है नहीं वो हमारे पास फील्ड में। तो इस कारण से क्या होगा कि जो बालियों बनना है, जो दाना बनना है वो नहीं बन पाएगा। तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा कि प्रोडक्शन कम होता जाएगा हम लोगों का। ये सिर्फ एक गेहूं की फसल का है, इसी तरह से अन्य फसलों में भी यही हाल होने वाले हैं। जैसे अभी सेब की, अगर हम सेब की बात करें तो सेब के लिए जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस साल बर्फबारी नहीं हुई है तो इस समय इसका प्रोडक्शन, आप जब इसकी फसल आएगी या जब क्रॉप तोड़ी जाएगी उस समय आप सीधा साधा देख सकते हो। इसके अलावा जो बीमारियां हैं इसका भी प्रकोप जो है बढ़ने के चांस रहेंगे इसमें। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी रहेंगी जो पहले अभी माइनर डिजीजेज हैं या जो कीट पतंगे जो अभी कम इम्पोर्टेंस के हैं, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनका ज़्यादा प्रभाव पड़े। और जो इस समय जो डिजीज़ या इंसेक्ट अभी छोटे लेवल पे हैं, हो सकता है कि उनका इफेक्ट जो है बाद में बढ़ सकता है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो हमारे पास अभी गेहूं में 3 रतुआ होते हैं, पीला रतुआ, काला रतुआ और भूरा रतुआ।
अभी इस साल क्या हुआ है कि न तो बारिश हुई है मैदानी क्षेत्रों में, चाहे हमारा आप केंद्रीय जो सेंट्रल इंडिया है या आप दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पे इस समय जो तनारत्व है उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी इस टाइम पे। लेकिन इस साल हम जब सर्वे करने गए तो हमने देखा कि इस साल जो है बीमारी का जो किसान के खेत है वहाँ पे बिल्कुल भी प्रकोप नहीं देखा गया है। इसका सीधा साधा कारण यह है कि इस साल जो है बारिश ही नहीं हुई है वहाँ पे। अगर बारिश नहीं होगी, नमी नहीं होगी, तो जो फंगस इसको डिजीज़ को करता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे डिजीज़ नहीं हो पाई है। इसी तरह से जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है हमारा, यहाँ पे पीला रतुआ बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है, बारिश न तो उतनी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है और न टेम्परेचर उस बीमारी के लायक है, उपयुक्त है। इसलिए बीमारी जो है बहुत ही कम छोटे स्तर पे है। लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाले टाइम में जो येलो रस्ट या हमारे नॉर्थ इंडिया की बीमारी है, और या उसके अलावा जो काला रतुआ या भूरा रतुआ जो सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया की बीमारी है, तापमान बढ़ने से हो सकता है कि वो हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ भी हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि वो बीमारी जो है धीरे धीरे फैलते हुए जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो फंगस जो है ऊंचे तापमान में सर्वाइव करते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया का तापमान भी बढ़ता जाएगा तो हो सकता है कि वो बीमारियां जो है धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाए। आपके कहने का तात्पर्य है कि जलवायु परिवर्तन, तापमान में जो गिरावट आ रही है या बढ़ रहा है, इसका प्रभाव क्या फसलों में लगने वाले रोगों और फसलों में लगने वाले कीटों के ऊपर भी पड़ता है? क्या भविष्य में अधिक रोग लगने की संभावना बनी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर जो फंगस या बैक्टीरिया है उनको हाई टेम्परेचर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सीधा सा मतलब होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हीट लविंग या ज़्यादा टेम्परेचर जिनको लाइक करते हैं डायरेक्ट टेम्परेचर को, उनसे जो होने वाली बीमारियां हैं वो निश्चित रूप से बढ़ेंगी। और जैसे येलो रस्ट की बात की मैंने, पीला रतुआ की बात की, तो ये कम टेम्परेचर को ज़्यादा पसंद करता है। तो हो सकता है कि इसका प्रकोप आने वाले टाइम में कम हो जाए। लेकिन जो काला रतुआ या भूरा रतुआ है उसका हो सकता है प्रकोप आगे बढ़ जाए। इसी तरह से जो गेहूँ पे और दूसरी बीमारियाँ हैं जैसे लीफ ब्लाइट होती है, वो अभी हमारे पास उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, क्योंकि टेम्परेचर मतलब जो उसकी क्रॉप के लिए है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तापमान बढ़ता जाएगा तो वो बीमारी जो है ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है और ज़्यादा नुकसान उससे होने की पूरी संभावना है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सारा विश्व इस बात को जानता है। प्रदेश के बागवान किसान भी समझ चुके हैं कि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। विज्ञान की सहायता हमारे किसान बागवानों को चाहिए कि बढ़े हुए तापमान में भी, जलवायु परिवर्तन में भी हम फसलोत्पादन कर सके। विज्ञान क्या सलाह देता है हमारे बागवान किसानों को कि इस बदलते हुए परिवेश में कैसे वो अपना फसलोत्पादन ले? देखिए, हम जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। जैसे आपको ड्रॉट होता है, आप सूखा पड़ रहा है या तो टर्मिनल हीट हो रही है। अभी गेहूं में बात कर रहा था कि जो टर्मिनल जो पकने की तरफ जो जा रही है गेहूं, इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे जो है प्रोडक्शन कम होने के पूरे चांस हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसी वैरायटी डेवलप कर रही हैं कि जो टर्मिनल हीट मैं बोल रहा हूँ उसके लिए उनमें टॉलरेंस हो, ताकि अगर टेम्परेचर बढ़े भी लेकिन जो उनका उत्पादन है वो उस पर ज़्यादा फर्क न पड़े। इसी तरह से जो इरिगेशन का जहाँ तक बात है, पानी की जहाँ तक बात है, कुछ ऐसी वैरायटियाँ डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि जो कम पानी में भी अच्छा सा परफॉर्म कर पाए और उनका उत्पादन मतलब सेटिस्फैक्ट्री रहे। तो ये रिसर्च लगातार चल रही है और कोशिश ये है हमारी कि जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हो रहे हैं उनको हम नेग्लिजिबल या उनको कम करते हुए कुछ ऐसी तकनीकें बनाएं कि जो इफेक्ट है उसका मिनिमम हमारे उत्पादन पे पड़े और हम जो है सेटिस्फैक्टरी यील्ड ले सकें। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे कृषि के ऊपर, बागवानी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन हमारे जो किसान बागवान है वो वैज्ञानिकों की सलाह और परामर्श के अनुसार यदि खेतीबाड़ी करते हैं और नवीन जो बीज आप लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको वो अपने खेतों में लगाते हैं तो इस प्रभाव को वो कम भी कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसे आप CSA कहते हैं, ये क्या है? असल में जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं या CSA जिसे हम बोलते हैं, ये एक एकीकृत तकनीक है जिसमें हम क्या चाहते हैं कि जो किसान की जो पैदावार है या उसका जो फ़ायदा हो रहा है उसको मैक्सिमम रखते हुए जो हमारी तकनीकें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करके कुछ इस तरह से किया जाए कि उसका इफेक्ट जो है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको मिनिमम इफेक्ट पड़े, उस पर जो गैसेस रिलीज हो रही हैं खेती से या एग्रीकल्चर से उसका इफेक्ट कम पड़े या वो उनका उत्सर्जन कम से कम किया जाए। ये इस तरह से एक एकीकृत जो है अप्रोच है जो CSA है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है एक ठोस, जो गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है
और इसके लिए फंडिंग भी काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके मुख्य रूप से हमारे 3 इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं या 3 हमारे इसके टारगेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहला टारगेट है वो उत्पादकता में वृद्धि, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है कि उत्पादकता में हमेशा वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तो किसान उस तकनीक को लेगा ही नहीं। जो दूसरा ऐसा घटक है वो है लचीलेपन में कृषि उत्पादन। लचीलेपन जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करे, अपने जैसे वैरायटी को चेंज करे, थोड़ा सा जो सोइंग टाइम है उसको एडजस्ट करे, थोड़ा आगे करे या थोड़ा पीछे करे, क्रॉप ड्यूरेशन को थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट करे कि उसको जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो मिनिमम उस पर पड़े। जो तीसरा ऐसा घटक है वो कम उत्सर्जन, जैसे मैंने कहा आपको, जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारी हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मीथेन हमारी जो निकल रही है, उनका उत्सर्जन कम से कम किया जाए। तो इस तरह की तकनीकों को लेके या इस तरह के 3 घटकों को मिलके ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है इसको हम प्रपोज कर रहे हैं और बड़े लेवल पे इसका जो है किसानों तक पहुंचा रहे हैं। अगर किसान इसको अडॉप्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक वो जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं या जो उत्पादन क्षमता है उनकी उसको अचीव कर सकते हैं। आपका जो संस्थान शिमला में स्थापित है ICRIIWBR, इसके मुख्य क्या काम है, कब ये केंद्र यहाँ शिमला में स्थापित हुआ और कौन कौन से कार्य उस संस्थान में, क्षेत्रीय संस्थान में आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं? बागवान किसान ये भी जानना चाहते हैं कि खाद्यान्न की फसलों को प्रमोट करने के लिए आपका संस्थान क्या कर रहा है? देखिए, हमारा संस्थान ICR के अंडर में आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो करनाल में है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ये जहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं अभी, ये इसका क्षेत्रीय केंद्र है। और यहाँ पे जो गेहूं के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी लगती है, रतुआ रोग, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। तो हमारा मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि हम इस बीमारी का जो सर्वे और सर्वेलेंस करते हैं कि ये कौन से एरियाज़ में बीमारी आ रही है, और इसको जो बीमारी को जो पैदा करने वाला फंगस होता है या फफूंद होता है, हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि इसके कौन कौन से वेरिएंट अभी आ रहे हैं, जो कौन कौन से नेचर में है, और जितने वेरिएंट्स अभी तक पाए गए हैं इंडिया में, चाहे वो पीला रतुआ हो, चाहे भूरा रतुआ हो या काला रतुआ हो, इन सब के वेरिएंट हमने स्टोर किए हुए हैं और हम उसको लाइव कल्चर में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा काम हमारा है, हमारे देश में अलग अलग केंद्रों में थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारे जो ब्रीडर्स हैं वो वैरायटीज़ डेवलप करते हैं वीट की। तो उन वैरायटीज़ को डेवलप करने से पहले वो सब हमारे पास वो बीज भेजते हैं और उसको हम लोग जितने भी वेरिएंट्स हमारे पास रतुआ रोग के हैं, जो फंगस के हैं, उन सब के अगेंस्ट उस जो वैरायटी प्रपोज कर रहे हैं वो लोग, उसको हम स्क्रीन करते हैं। तो अगर उस वैरायटी में उन रतुआ प्रभेदों के लिए या जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं उसके रतुआ रोगों के, अगर उनके लिए उसमें रेजिस्टेंस दिखता है या प्रतिरोधकता दिखती है, तभी हम उसको आगे प्रमोट करते हैं। अगर कोई वैरायटी है जो डेवलप की है उसमें ससेप्टिबिलिटी है या प्रतिरोधकता नहीं है इन वेरिएंट्स के लिए, तो हम उसको वहीं पर रोक देते हैं और जिसमें प्रतिरोधकता होती है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो केंद्र में, जैसे आपने पूछा, हमारा ये कार्य लगभग 1923 में स्टार्ट किया गया था। एक प्रोफेसर करमचंद्र मेहता थे आगरा कॉलेज से, तो उन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। उसके बाद से लगातार ये कार्य चला आ रहा है और लगभग अभी मुझे लगता है इस साल हम 100 साल पूरे हो रहे हैं इसके। 1923 में स्टार्ट किया था, आज 2023 हो गया, तो हो सकता है कि इस बार हम कुछ मतलब इसी उपलक्ष्य में कुछ अपना कुछ सेलिब्रेट करेंगे और जो कार्य कर रहे हैं हम इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 100 वर्षों का सफ़र आपका पूरा होने जा रहा है। इस 23वें वर्ष में आपने जो हमारे किसान बागवानों के लिए नवीनतम जो अनुसंधान किए हैं वो उनके लिए लाभप्रद हो। आप बात कर रहे हैं रतुआ रोग की। रतुआ रोग के बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या ये जो रोग है ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही पौधों को ग्रसित करता है या ये रोग बीज जनित भी है? नहीं, ये जो रोग है ये एक फफूंद से होता है, जैसे मैंने कहा आपको, पक्सीनिया से होता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पीला रतुआ होता है, ये पक्सीनिया स्टाइफॉर्मिस से होता है। जो भूरा रतुआ है वो पक्सीनिया टिटिसिना नामक फंगस से होता है। जो ब्लैक या काला रतुआ है वो होता है आपका पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई से। तो ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, वो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था। जो हमारा पीला रतुआ है वो नॉर्थ इंडिया, जो हमारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है पीला रतुआ। जो भूरा रतुआ है वो हमारे केंद्रीय भारत में ज़्यादा दिखा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ देखा जाएगा। जो काला रतुआ है वो साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में, कर्नाटक या तमिलनाडु जो एरिया है जहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है, वहाँ पे इसका प्रकोप देखा जाता है। तो जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, तो यही मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो
पीला रतुआ है या काला रतुआ है या भूरा रतुआ है, वो इस साल उसका प्रकोप बहुत कम देखा गया है किसानों के खेतों में, क्योंकि इस साल न तो बारिश ज़्यादा हुई है और न तापमान उस हिसाब से नीचे गया हुआ है। चाहे वो भूरे रस की बात करें, चाहे काला रतुआ की बात करें या भूरे रतुआ की बात करें, वहाँ भी हम लोग जब सर्वे पे जाते हैं सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार बारिश हुई नहीं है। तो बारिश नहीं हुई तो जो फंगस है उसके लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे और डिजीज़ जो कर रहे हैं वो पौधों में इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज का अब हो सकता है कि ये टेम्पररी हो, इस साल टेम्पररी हो, नेक्स्ट ईयर फिर से बारिश आए, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़े तो फिर से डिजीज आ सकती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि धीरे धीरे अगर रेनफॉल कम होगा, बारिश कम होगी, तो डिजीज़ का जो है प्रकोप धीरे धीरे कम होगा। ये रतुआ की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो और डिजीज़ है जैसे लीफ ब्लाइट मैंने कहा, वो ड्राई सीजन में ज़्यादा होती है या टेम्परेचर हाई हो तो ज़्यादा होती है, तो इनका प्रकोप आगे बढ़ सकता है। आपका संदेश हमारे किसान एवं बागवानों के लिए, कार्यक्रम का वक्त हो चला है, आधे मिनट में आप क्या हम अपने बागवान किसानों को संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं सबसे पहले बागवान किसानों को ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको जो कम करने के उपाय हैं, इनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आप कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें कि आपको बहुत कम पानी का यूज़ करना पड़े। स्प्रिंकलर यूज़ करो, आप ड्रिप इरीगेशन यूज़ करो, जिससे कि आपको कम से कम पानी का इस्तेमाल करना पड़े। इसके अलावा आप जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को फॉलो करें। जो अगर आपके पास वन होंगे, साथ में उस जो फॉरेस्ट का जो एरिया होगा, उस पौधों से आप अपने जो जानवर हैं, घरेलू जो पालतू जानवर हैं, उनके लिए भी आपको चारा मिलेगा। और इसके अलावा जो टेम्परेचर जो लगातार बढ़ रहा है, अगर हर एक किसान अपने एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करेगा तो हम लोग काफ़ी हद तक इसको जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बढ़ता हुआ तापमान है या जो और तरीके से जो हम खादों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, उनको आप कम से कम इस्तेमाल करें और जो जैविक खेती है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मिक्स खेती का अडॉप्ट करें। जी डॉक्टर प्रमोद, आपने बहुत अच्छी सलाह आज के कार्यक्रम में हमारे बागवान किसानों को दी। आपकी इस बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आभार और यहाँ स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे जलवायु परिवर्तन का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर प्रमोद प्रसाद ने हमको बताया कि कैसे वैज्ञानिक भी चिंतित है और आपके लिए, किसान बागवानों के लिए, वो ऐसी फसलों का, ऐसे बीजों का चयन कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन में भी गुणवत्ता युक्त उत्पादन देने में सक्षम हो। आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें। आज्ञा दे, नमस्कार।